प्यारे बच्चों, आज जो सेकेंड ईयर का जो दूसरा पेपर जो हमारे चलता है, विश्व में अनेक देशों में 5 जो देश लिए गए हैं जिनकी राज व्यवस्थाएँ अर्थात संविधान के बारे में हमें पढ़ना होता है। और उसका जो भाग है उसमें एक आता है अंतर्राष्ट्रीय रूप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में हम जब पढ़ेंगे, एक किसी भी राज्य की विदेश नीति होती है, अर्थात एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक आधार पे राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता रखते हुए एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ कैसे संबंधों का निर्धारण होता है, ये उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि हमें देश के संविधान या दूसरे देशों के संविधान को अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता कैसे पड़ती है। हम ब्रिटेन का संविधान पढ़ेंगे, हम जापान का संविधान पढ़ेंगे, स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ेंगे, चीन का संविधान पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के साथ 5 देशों के संविधान हमें सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। तो इन देशों के संबंध में जानने से पहले हमें जानना होगा कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंधों का निर्धारण या विदेश नीति के क्या आधार रहते हैं और उनके अध्ययन अध्यापन से हमें मिलने वाली जो सहायता कहें या मिलने वाला ज्ञान जो है उसको हम तुलनात्मक रूप से विश्लेषण कर सकें और उसके हमारे अध्ययन को हम आगे की प्रक्रिया में अच्छे से सुचारू रूप से उसको जान पाएँ। अब उदाहरण के तौर पे देखें हमें कि हम चीन की विदेश नीति पढ़ते हैं। ये उदाहरण है, एक सामान्य पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं हम, फिर ब्रिटिश संविधान या इनकी करेंगे। लेकिन मैं एक पृष्ठभूमि की बात करूं कि आज चीन का जो स्थिति है, हमारा पड़ोसी राज्य भी है और उसके संविधान को हमें पढ़ना है। अब चीन के संविधान की स्थिति जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड क्या प्रक्रिया रही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक राज्य की भारत की विदेश नीति का अन्य देशों से कैसे संबंध रहा है और इनके अध्ययन को हम कैसे जानेंगे। यदि पूरी दुनिया को हम देखें तो 3 भागों में इसकी स्थिति का होता है। 3 भागों में क्या है, जैसे प्रथम क्रांति की बात करें तो प्रथम जो क्रांति है वो उसे हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन से देश ऐसे शक्तिशाली राज्य थे जो दुनिया में एक अपना वर्चस्व रखते थे। तो यूरोपियन जो देश थे, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इन राज्यों का एक शक्तिशाली केंद्रण था और दुनिया की विदेश नीति या दुनिया के नीति निर्धारण में इनका मुख्य योगदान था। और इस समय की जो व्यवस्थाएं थी इनमें इन देशों ने अपने अपने कॉलोनाइज किए, उपनिवेश बनाए। दूसरी जो क्रांति आती है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आती है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आती है। और सेकेंड वर्ल्ड वार की बात हम जानते हैं कि किस तरह एक तरफ धुरी राष्ट्र होते हैं, एक तरफ मित्र राष्ट्र होते हैं और इटली, जर्मनी, जापान की जो स्थिति होती है वो कैसे दुनिया को एक अलग ताकत के रूप में देखना शुरू करती है और मित्र राष्ट्रों ने उनका जवाब दिया। और सोवियत रूस और एक प्रकार से हम कहें सोवियत संघ, यूएसएसआर और अमेरिका, 2 ऐसी महाशक्तियां सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आई 1945 के बाद, जो दुनिया में एक शक्तिशाली केंद्र का रूप थी। तो अमेरिका और सोवियत रूस, अमेरिका और यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसे हम कहें, ये दुनिया में 2 महाशक्तियां आई। इसके बाद जब तीसरी क्रांति के रूप में हम अध्ययन करते हैं 1990 और 91 के बाद जो आता है, इस 91 में क्या होता है कि सोवियत रूस का पतन हो जाता है। अर्थात एक विचारधारा का पतन के रूप में हम देखते हैं कि सोवियत संघ एक साम्यवादी शासन व्यवस्था का रूप है और उसमें धीरे धीरे पतन की अवस्थिति आ जाती है, अवसान की स्थिति आती है और दुनिया में एक केंद्र से, एक पक्ष से, एक ध्रुव से बहुध्रुवीय व्यवस्था के रूप में संचालित होने लग जाता है। 1991 के पश्चात सोवियत रूस के पतन के बाद आज तक वर्तमान की यदि हम व्यवस्था को देखें तो पूरी की पूरी दुनिया है वो एक वन पोलर से मल्टीपोलर की तरफ है। अब वर्तमान में मल्टीपोलर में देखें तो आज 2020 की जब हम बात करेंगे, वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो मल्टीपोलर में आज चाइना है, चीन है, भारत है, ब्राजील है,
कि ऐसे विकासशील राष्ट्र जो देश हैं इनकी धीरे धीरे शक्ति का केंद्र बढ़ता जा रहा है और ये शक्तिशाली देश बनते जा रहे हैं। अब इन शक्तिशाली देशों में हम देखने की बात यह है कि पूरी की पूरी दुनिया एक ग्लोब है, एक विलेज के रूप में है और एक जगह के कार्य, एक जगह की, एक देश की नीति निर्धारण से उसका पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ता है। आज शक्तिशाली केंद्र है वो जहां यदि एक कहा जाता था कि अमेरिका एक ध्रुव बन गया है, उस जगह पे आज की वर्तमान स्थिति को यदि संदर्भ में रख के देखा जाए तो मल्टीपोलर हो गया है। अर्थात भारत भी शक्तिशाली एशिया में, चाइना भी, यूएसएसआर भी और अमेरिका भी अपने आप में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में गिना जाता है। मल्टीपोलर दुनिया, पूरा विश्व है वो मल्टीपोलर हो गया, बहुध्रुवीय विश्व हो गया है और ऐसी स्थिति में हम उनके संबंधों का निर्धारण करते हुए ऐतिहासिक से लेकर वर्तमान तक हर देश के संविधान को हम ऐसा अध्ययन करेंगे। अब जैसे चाइना की बात करें, चीन के अध्ययन की हम बात करें तो 1962 के युद्ध की बात करते हैं। देखिए कैसे एक व्यवस्थाएं कैसे बदलती हैं और 1962 के बाद 1982 तक आता है और 82 का संविधान, 1982 का संविधान के हिसाब से हम बात करते हैं तो चाइना की और भारत की स्थिति का भी हम वर्णन करें तो कहाँ 1950 में भारत जब 1947 में स्वतंत्र होता है और 1950 के बाद का यदि हम बात करें तो हिंदी चीन भाई भाई और पंचशील का 1955 का पंचशील का सिद्धांत और आगे चलते चलते 1962 में कैसे चाइना एक भारत के संबंधों के साथ छुरा घोंपने वाली बात करता है। और वो एक गाना है ना उस समय की पूरे उस व्यवस्था में, लता मंगेशकर का गाना है कि हे मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। उसका क्या अर्थ है? देखिए संबंधों का निर्धारण, संस्कृति कैसे आती है उसमें ये दर्शाया जाता है कि भारत के साथ चाइना का कैसा व्यवहार रहा कि उन्होंने कभी भाई भाई की बात करते थे और मायूसी की स्थिति पैदा कर दी। उस गाने में भी वो मायूसी है जो लाल किले की प्राचीर से उस समय गाया गया जो गीत था उसमें दर्शाया जाता है कि कैसे व्यक्ति की मनोस्थिति बन जाती है कि जिस चाइना के साथ हमारे रिलेशन, हमारे संबंध विदेश नीति निर्धारण के समय दोस्त के हुआ करते थे और आज हमारी स्थिति क्या है आप सबके सामने है। 1962 के युद्ध की हम तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करें तो आज 1962 का भारत नहीं है, आज 2020 का भारत है। उस समय के भारत की तुलनात्मक स्थिति और आज के भारत की तुलनात्मक स्थिति और चीन के साथ उसकी तुलना करें तो बहुत अंतर है। क्यों? दुनिया के संबंधों का निर्धारण, दुनिया की विदेश नीति, एक राज्य से दूसरे राज्यों के संबंधों का, जिस समय 1947 के बाद हमारे संबंध यूएसएसआर से ज़्यादा क्यों रहे, अमेरिका की तरफ कैसे रहे, किस राज्य के साथ कैसे संबंधों का निर्धारण करना चाहिए और ये शक्ति के केंद्र हैं, ये परिवर्तित होते रहते हैं। कैसे कैसे प्रथम क्रांति, द्वितीय क्रांति, तृतीय क्रांति आती रहती है। इसी के अनुसार हर देश की, हर दुनिया की एक आत्मनिर्णय का सिद्धांत आता है। देश स्वतंत्र होने लगते हैं और अपने अपने देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाता है, अपने अपने देशों को, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख के और संबंधों का निर्धारण किया जाता है। अर्थात हमें ये देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती है, किस देश की शासन व्यवस्था का आधार कैसे चलता है। ब्रिटिश संविधान है उसमें क्या है, अलिखित है, परंपराएं हैं, ट्रेडिशन हैं, अभिसमय हैं, इसमें राजा कैसे होते हैं, क्राउन क्या होता है, मंत्री परिषद की बैठक कैसे होती है, कोबाल कैसे बना, कैबिनेट कैसे नाम पड़ा, ठीक है। और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को किस किस देशों ने अपने अपनाया। भारत की आद्य व्यवस्था की बात करें तो लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था है, तो ब्रिटेन के संविधान का संसदीय व्यवस्था होने का, राजा या रानी होने का, परंपराएं होने का, अलिखित संविधान होने का क्या कारण है और लोकतांत्रिक देशों में कैसे शासन व्यवस्था चलती है। उसी की तुलनात्मक रूप से हम चीन को भी पढ़ना होगा। चीन एक सर्वसत्तावादी है, केंद्रीकरण है, साम्यवादी देशों का शासन है। साम्यवाद का शासन है वो कैसे केंद्रित शासन होता है, किस तरह से उसमें स्वतंत्रताएं नहीं है, किस तरह से जैसे हमारे डेमोक्रेसी में दी गई है वैसा उसमें नहीं है, किस तरह से, जब कब जानेंगे, जब हम उस देश का संविधान को पढ़ेंगे, उस देश के कानून को जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध होते हैं, उसी के आधार पे उसकी पॉलिटिक्स निर्धारित होती है और राजनीति का निर्धारण होता है। तो राजनीति का जो निर्धारण है उसके लिए हमें उन देशों के बारे में, उन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उन देशों के ऐतिहासिक परंपराओं को, उनको जानते हुए हमें इसका निर्धारण करना पड़ेगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति जो है, इसी के रूप में हमें अगला जो बिंदु इसमें है कि विश्व की व्यवस्थाएं, राज व्यवस्थाएं
अर्थात ब्रिटेन का संविधान, फ्रांस का संविधान, चीन का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, ये सारे के सारे हमारे इस टॉपिक में जितने सिलेबस में हैं उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज के अध्ययन में हमें ये जानना है कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अपरिहार्य कारण से ही वर्तमान की परिस्थितियों का निर्धारण होता है, वो व्यक्ति विशेष नहीं होता है। उस समय की शासन व्यवस्था की मांग होती है, उस समय के शासन व्यवस्था के सामने वो कारण होते हैं और उसी तरह का निर्णय करना होता है। तो ये एक एक बिंदु को लेकर हम अध्ययन करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।